मन में ध्यान लगा कर शुभ और श्याम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो। धन्यवाद। आवाज आ रही थी बेन जी? बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छी आवाज आ रही थी जी। तो आज का हमारा प्रवचन है वैद्य अरुणा जी, तो और उनका सब्जेक्ट है नींद के ऊपर। तो माता जी आप अपना प्रवचन शुरू कर सकते हैं। आपको अनम्यूट करना है, 1 मिनट। माता जी आपको अनम्यूट करना है। आप अनम्यूट है। अरे आप म्यूट है, आपको अनम्यूट करना है। आ रही आगे आवाज? हाँ बस आ रही, आगे आगे। हाँ, आप सबको सादर प्रणाम, नमस्ते जी। आप सबकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, ऐसा मैं शुभकामनाएं आप सबके लिए करती हूँ। आज हमें नींद के बारे में जानेंगे कि भाई नींद कितने घंटे लेनी चाहिए, नींद कैसी लेनी चाहिए, और नींद से क्या क्या मेडिकल फायदे होते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेन थिंग इज स्लीप। आज का सब्जेक्ट है हाउ टू स्लीप। तो आजकल क्या है कि जो हम आज जो स्लीप के बारे में बात करेंगे ना, वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी की ही बात करेंगे। ऐसे दूसरे कोई प्राणी, बंदर, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि के नींद के बारे में नहीं बताऊंगी। आज मैं ह्यूमन बॉडी के लिए नींद की क्या आवश्यकता है और क्या साइंटिफिक प्रोसीजर अपने बॉडी में होती है, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो मनुष्य को अपने गीत में भी अभी बहन जी ने बताया कि मानव जन्म को सफल करना है। तो मानव जन्म, मनुष्य जीवन चलाने के लिए कौन सी चीजों की आवश्यकता है? तो पहले तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अगर ऑक्सीजन हमें नहीं मिला 10 मिनट तक, तो हमारा देहांत हो जाएगा। अगर किसी ने हमारा गला घोंट दिया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए ऑक्सीजन जरूरी है। दूसरा, पानी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है। कई बार क्या डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है। अपनी बॉडी में 66% वाटर होता है, इसीलिए वाटर की भी जरूरत होती है। कभी कभी डायरिया, वॉमिटिंग हो गया तो ड्रिप चढ़ाना पड़ता है, इसीलिए पानी की भी हमें आवश्यकता है। तीसरी, डाइट की भी आवश्यकता है कि आहार भी अच्छा होना चाहिए, तो हमारा ह्यूमन बॉडी अच्छे से चल सके। और चौथा है वो नींद है कि भाई गहरी नींद से क्या फायदा होता है। गहरी नींद से क्रिएटिविटी, कंपोजर, एक्टिविटी, ये सब गहरी नींद से मिलता है। तो नींद का, सोने का प्रोसीजर, उसका बेस क्या है? तो हमारा ब्रेन उसका बेस है। ब्रेन में ये नींद की प्रोसीजर होती है। तो अच्छी नींद लेने से फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। और गहरी नींद लेने से हमारी बॉडी में और हमारे ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होती है, नींद कैसे आती है, नींद का साइंस समझना चाहिए। आजकल क्या है, स्कूलों में सब पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, लेकिन ये सोने का साइंस है ना, वो पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन मैं आज सभी लिसनर्स को सोने का साइंस क्या है, सोने से अपने बॉडी में, अपने ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में आप सबको थोड़ा बताना चाहती हूँ। तो नींद कैसे आती है, पहले तो नींद की प्रोसेस क्या है वो हम जान लेते हैं कि हमारे हर मनुष्य के ह्यूमन बॉडी में 2 आंखें दी हुई है। आंखें के पीछे 2 वेन्स है, और जो वेन्स है वो क्रॉस में जाती है, और 2 वेन्स के पास में एक न्यूक्लियस होता है, उसका नाम है सुप्रा क्राइप्रोमेथिक न्यूक्लियस। वो सुप्रा क्राइप्रोमेथिक न्यूक्लियस होता है, उसी का डायरेक्ट कनेक्शन
पिनियल ग्लैंड से होता है। कई कई लोग इसे पाइनियल ग्लैंड भी बोलते हैं, PINIAL उसका स्पेलिंग होता है। वो ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में आई हुई है। दो आंखों के बीच में जो भ्रमरकाप होता है उसी में वह ग्लैंड आई हुई है। तो वो ग्लैंड मस्तिष्क को संदेशा भेजती है कि हम अवेक स्थिति में रहते हैं, जागृत अवस्था में है, तो हमें सोने की तरफ जाना है। ऐसा मैसेज वो पिनियल ग्लैंड के द्वारा कन्वे होता है। और पिनियल ग्लैंड कैसे कन्वे करती है? तो उसी में से मेलेटोनिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस उत्पन्न होता है। वो ब्रेन के मेडुला पार्ट को स्टिमुलेट करता है और वो अभी हमें सोने की तैयारी करना है वैसा मैसेज देता है और सोने नींद का प्रारंभ होता है। नींद का प्रारंभ इस तरह होता है। तो नींद लेते हैं हम, तो कई लोग पूछते हैं कि भाई कितने घंटे सोना चाहिए। लेकिन मेरी यह बात है कि कितने घंटे सोना वो आवश्यकता नहीं है, आप कितनी कंप्लीट साइकिल सोते हो उसी की आवश्यकता होती है। कई कई लोग जो होते हैं ना आइकॉनिक पर्सन, वो कम नींद लेते हैं। एग्जाम्पल के तरह लियोनार्डो रोनाल्डो, विराट कोहली, नरेंद्र भाई मोदी साहब, वो सब 4-5 घंटे की ही नींद लेते हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल अपने से अलग है। वो तो सब आइकॉनिक पर्सनालिटी है, उनकी लाइफस्टाइल और उनकी कामगिरी अलग है। तो उन लोगों को 4-5 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। और हमारी लाइफस्टाइल मतलब कि सामान्य हम नागरिक है, तो सामान्य नागरिक को एक्चुअली 7 आवर्स या 8 आवर्स की एवरेज नींद होती है। वैसे तो हमारा आयुष्य ज्यादा से ज्यादा 90 साल तक एवरेज रहता है, तो 90 साल में से शायद 30 साल 1/3 पार्ट तो हमारा सोने में ही निकल जाते हैं। बाकी के जो 60 ईयर्स वो रहते हैं उसी में ही हम जागृत अवस्था में रहते हैं। इसीलिए नींद 1/3 पार्ट हमारा सोने में निकल जाता है। लेकिन ये सोने से मेडिकल फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए गहरी नींद लेना जरूरी है। तो इसके बारे में जो नींद का है ना साइंटिफिक बेस ये है कि 2 प्रकार की नींद होती है, REM स्लीप और नॉन REM स्लीप। REM स्लीप का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और नॉन REM स्लीप है उसी में नॉन रैपिड आई मूवमेंट, मतलब कि एक प्रकार की जो नींद हम लेते हैं उसी में आई को रैपिड आई की मूवमेंट बंद हो जाती है, टोटली शट डाउन हो जाती है। इसी में होता क्या है कि भाई वो 50-50% होता है, कई लोग ऐसे मानते हैं, लेकिन 50-50% नहीं होता, वो 80-20 का रेशियो होता है। हमारी जो स्लीप होती है वो 80% स्लीप होती है, वो नॉन REM स्लीप होती है, और जो 20% स्लीप होती है वो REM स्लीप होती है कि उसी में रैपिड मतलब कि आईज की मूवमेंट चालू होती है, वो सिर्फ 20% ही होती है। और जो मैंने साइकिल की बात की, तो ये साइकिल क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो हम पूरे दिन जागृत अवस्था में होते हैं, तो और रात को सोने के लिए जाते हैं। तो फर्स्ट जो 10 मिनट्स है ना, तो हम बिस्तर पर लेटते हैं। उस वक्त क्या हम सोने की तैयारी करते हैं, कि मतलब कि सोने का करते हैं। वो 8 से 10 मिनट्स का ये समय है। वो 10 मिनट्स के बाद दूसरी जो 30 मिनट्स आती है, वो मैं अभी नॉन रैपिड आई मूवमेंट की फेज के बारे में बात करती हूँ। तो दूसरा फेज आता है, वो 30 मिनट्स का होता है। वो 30 मिनट्स में अपने ब्रेन में क्या होता है कि अपने ब्रेन में हम जो जागृत अवस्था में होते हैं तो इंफॉर्मेशन आती रहती है। हम जो सब क्रियाएं करते हैं, जो काम करते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस पैदा करते हैं, दिन भर में हम जो अच्छे बुरे कार्य करते हैं, दिन भर हमारी जो क्रियाएं होती है, वो सब इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के
हिपोक्रैम्पस नाम का एक पार्ट होता है ब्रेन में, उसी में ये सब मेमोरी पैदा आती है। वो ये जो आई हुई मेमोरी है, वो ये 30 मिनट्स का जो समय है, उसी में वो मेमोरी वो फ्रंटल लोब में ट्रांसफर होती है। मतलब कि वो हिपोक्रैम्पस में मेमोरी आती है, वो टेम्पररी मेमोरी है। वो जब परमानेंट मेमोरी के रूप में कब होती है, तो वह हिपोक्रैम्पस में सेव हो जाती है। तो हिपोक्रैम्पस के पार्ट से फ्रंटल लोब में जो ट्रांसफर होने का जो काम है, वो जब हम सोते हैं तो पहली 10 मिनट्स के बाद जो 30 मिनट्स आती है, उसी में ब्रेन में स्पिंडल होने लगता है। स्पिंडल, स्लीप पिंडल बोलते हैं वो जो। स्लीप पिंडल मतलब जो हम दिवाली में फुलझड़ी जलाते हैं ना, तो उसी में स्पिंडल होता है, वो आप सबको मालूम होता है। ऐसा ब्रेन में 30 मिनट स्पिंडल होता है। उस टाइम में जो हिपोक्रैम्पस में टेम्पररी मेमोरी है, वो फ्रंटल लोब में, जो हमारा आगे क्या पार्ट है ब्रेन का, उसे फ्रंटल लोब बोला जाता है, उसी में ट्रांसफर होती है। और अपना ब्रेन है ना, वो डिसाइड करता है कि नेसेसरी मेमोरी क्या है, अननेसेसरी मेमोरी क्या है। उसमें से नेसेसरी जो मेमोरी है, वो फ्रंटल लोब में ट्रांसफर होती है, और जो अननेसेसरी मेमोरी होती है ना हिपोक्रैम्पस में, वो डिसअपियर हो जाती है या तो डिलीट हो जाती है। ऐसा मैं एक उदाहरण आपको दूं कि कई जगह हम मॉल में गए, कि मॉल में गाड़ी पार्क की, तो फिर मॉल में चले गए, फिर मॉल में से वापस आए, तब तक हमें मेमोरी रखनी है कि भाई गाड़ी कहाँ पे पार्क की है। जब गाड़ी लेकर मॉल से निकल गए, तो वो मेमोरी की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है, तो वो मेमोरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। इस तरह दूसरा उदाहरण मैं देती हूँ कि शायद हम एयरपोर्ट पर गए, तो वहां आपने बताया हमने कि चलो भाई आप ये 21 नंबर के गेट पर जाओ, तो हमें 21 नंबर का गेट कब तक याद रखना है, कि जब तक हम वो फ्लाइट में बैठ न जाए। एक बार फ्लाइट में बैठ गए तो हमें वो 21 नंबर याद रखने की जरूरत, आवश्यकता होती नहीं है। तो वो ऐसी जो मेमोरी है जो अननेसेसरी होती है, वो हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि अननेसेसरी मेमोरी को डिसअपियर कर देना है या डिलीट कर देना है। और जो ऐसे बच्चों को पहले जो स्टूडेंट के लिए खास समझना जरूरी है कि वो जो सब पढ़ाई करते हैं ना, वो सब पहले उसके हिपोक्रैम्पस में जाता है, और हिपोक्रैम्पस में वो जब सोता है तब वो मेमोरी परमानेंट मेमोरी के रूप में फ्रंटल लोब में ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए ये काम ये 30 मिनट्स में होता है। जैसे कि हम आटा गूंदते हैं रोटी पकाने के लिए, तो पहले आटा लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो ये सब के नींद के जैसा ही है कि वन काइंड ऑफ प्रोसीजर, कि भी आटा लिया, पानी डाल दिया, एक ठंडी प्रोसीजर होती है। और बाद में तवे पर रोटी बनाते हैं, सेकाई करते हैं, वो एक गर्म प्रोसीजर होती है। ऐसे भी ब्रेन में भी नींद की भी कूल और हीट दोनों प्रोसीजर होती है। तो ऐसे हम हमारी मेमोरी फ्रंटल लोब में ट्रांसफर होती है। और दूसरी बाद में, उसके बाद में जो दूसरी 30 मिनट्स आती है, उसी में ब्रेन क्या करता है, तो उसी में ब्रेन गहरी नींद में चला जाता है, डीप स्लीप आती है उसी वक्त हमारे नींद, तो वो मेमोरी स्टोर हो जाती है। और हिपोक्रैम्पस में उसी टाइम पे एक काम होता है कि हिपोक्रैम्पस में से जो मेमोरी चली गई, तो वहां जगह खाली हो जाती है। वह जगह खाली हो जाती है तो वहां पर एक प्रोसीजर स्टार्ट होती है। वो प्रोसीजर में क्या होता है कि जो हमारे दिन भर में जो हमने आचरण किया है, जो कार्य किए हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस इकट्ठे किए हैं, उन सब का टॉक्सिन्स हमारे ब्रेन में जमा होता है। तो वो टॉक्सिन्स को वॉश आउट करने का काम ये 30 मिनट्स में होता है। तो वो टॉक्सिन्स वॉश आउट कैसे होते हैं, तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स मतलब कि ब्रेन के सेल होते हैं, उसी को न्यूरॉन्स बोला जाता है। और न्यूरॉन्स के पास में ग्लायल सेल होते हैं। वो ग्लायल सेल होते हैं, वो न्यूरॉन्स के बिल्कुल पास में होते हैं। वो ग्लायल सेल्स उसी समय गहरी नींद में सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ जाने की वजह से ब्रेन में
और जगह होती है तो ब्रेन में जो दिन भर में जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हुआ है वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, तो वो बाहर निकलना का काम उस वक्त सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, वो ब्रेन में वॉश आउट करता है न्यूरॉन्स को। और जो दिन भर में जो टॉक्सिन्स ब्रेन में इकट्ठा हुआ था, जो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव सब टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए थे, उसको वॉश आउट करता है। तो ये 30 मिनट्स में ये कार्य होता है। ये सब काम नॉन रैपिड आई मूवमेंट जब होता है तब उसी अवस्था में होता है। तो पहले 10 मिनट्स हुई, बाद में 30 मिनट्स हुई, बाद में और 30 मिनट्स हुई, ऐसा करके 70 मिनट्स हुई। और बाद में जो 20 मिनट्स रहती है वो रैपिड आई मूवमेंट की रहती है, मतलब कि उसमें अपनी आंखें हिलती रहती है। हमें मालूम नहीं होता है कि आंखें हिलती है, लेकिन आंख के पीछे जो दो वेन्स जा रही है वो पिनियल ग्लैंड तक जा रही है, डायरेक्ट पाइनियल ग्लैंड से कनेक्टेड है, उसी को पता होता है कि विजुअल हो रहा है। इसी मतलब कि रैपिड आई मूवमेंट 20 मिनट्स का वो पीरियड होता है। शायद उसी अवस्था होती है, उसी में कई कई लोगों को सपने आते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या है, ब्रेन की विजुअल एरिया चालू रहता है, उसी में ब्रेन का विजुअल एरिया भी चालू होता है और मोटर न्यूरॉन एरिया भी उस वक्त चालू होता है। और तीसरा जो हिपोकैम्पस है वो भी चालू होता है। और चौथा जो होता है चौथा जो होता है वो एमेंडिला एरिया होता है, उसी में जो एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है, उसको एरोक्सिन नाम की से बोला जाता है, एंड्रोक्सिन नाम से बोला जाता है। तो वो थोड़ा वो जागरूक होता है। तो हम जो दिन में काम करते हैं ने, तो उसी वक्त जो हमारा ब्रेन जागरूक होता है ना, उसी से 30% ज्यादा एक्टिव नॉन रैपिड मूवमेंट होती है। ये जो नींद की अवस्था है उसी में हमारा ब्रेन 30% ज्यादा एक्टिव रहता है, इसीलिए उसमें जो सपने आते हैं लेकिन उसमें क्या होता है, जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है उसी में हमारा ब्रेन जो एक्टिव रहता है, लेकिन बॉडी इतना एक्टिव नहीं रहता है, बॉडी वो पैरालाइज हो जाता है। इसीलिए जो सपना आता है तो हम उठकर कहीं कैसी भयानक सपना आया किसी को मार दो तो हम उठ के मारने नहीं लग जाते हैं, क्योंकि हमारा हाथ पैर उस टाइम पैरालाइज होते हैं और ब्रेन ऑन होता है, ब्रेन उस वक्त काम करता रहता है। इसीलिए एक कंप्लीट साइकिल 90 मिनट्स की ये पूरी होती है। ऐसी 3-4 साइकिल पूरे नाइट में पूर्ण होती है। इसी तरह से और जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है उसी में हमारा बॉडी इतना पैरालाइज नहीं होता है, उसी में आंख की मूवमेंट चालू नहीं होती है, लेकिन बॉडी टोटली पैरालाइज होता है कि हम सोते हैं तो हाथ पांव कुछ हिलाते नहीं, ऐसे बेहोश होकर सो जाते हैं। ऐसी हमारी एक नींद की साइंटिफिक प्रोसीजर है। और ये नींद के बारे में कई जगह दूसरा एक सिस्टम है हमारी बॉडी में नेचुरल से चला रहता है, उसको सर्केडियन रिदम बोला जाता है, वो सर्केडियन रिदम वो बोला जाता है उसको। वो सर्केडियन रिदम है ना, वो ऐसे सुबह से शाम तक चलती रहती है। कि वो क्या है कि सूर्योदय होता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर तब अंधेरा चला जाता है और सब अंधकार दूर होकर के प्रकाशित हो जाता है जगत। उसी टाइम हमारे बॉडी में सर्केडियन रिदम जो चालू रहती है, वो पूरे दिन जागृत अवस्था में ऐसे जैसे एंड्रोक्सिन नाम का जो हार्मोन्स है वो बढ़ता जाता है। तो हमारी जागृत अवस्था में एंड्रोक्सिन जो हार्मोन्स है उसका लेवल बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होता जाता है वैसे वैसे वह डाउन हो जाता है। वो ऐसी एक नेचुरल प्रोसेस हमारी बॉडी में चलती रहती है कि भाई अंधकार होगा तो अपने आप अपने ब्रेन को मैसेज पहुंचेगा
कि भी अभी अंधेरा हो गया है, कि ब्रेन पिनियल ग्लैंड से ब्रेन को मैसेज कन्वे करेगा कि अभी सोने का टाइम हो गया है। आजकल क्या होता है कि भाई लोगों की नींद कम हो गई है। उसका मेन कारण क्या है कि वो सर्केडियम रिदम है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। कहीं सर्केडियम रिदम में जो प्रोसीजर है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि रात को मोबाइल की लाइट चालू होती है, लैपटॉप की लाइट चालू होती है और बिजली के बल्ब चालू होती है। तो हमारे ब्रेन को जो पिनियल ग्लैंड जो मैसेज कन्वे करती है कि भी सोने का टाइम हुआ है, वो मैसेज रॉन्ग जाता है कि अभी अंधेरा नहीं हुआ है, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है। तो इसी तरह की नींद आती नहीं है। इसी तरह सर्केडियम रिदम की भी मेंटेन करना होता है। दूसरा क्या है कि भी दूसरा हमारी बॉडी में दो प्रकार की, एक सिंपैथेटिक सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये दो टेक्निकल वर्ड्स है लेकिन आपको समझ में अभी आ जाएगा। सिंपैथेटिक सिस्टम और नॉन सिंपैथेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में पूरे दिन काम करती है। तो क्या होता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होती है ना, उसी में हम शांत रहते हैं, हैप्पीनेस रहते हैं, अपना कार्य एकाग्रता से अच्छी तरह कर पाते हैं, हम इरिटेट नहीं होते हैं। ये सब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की वजह से बॉडी में नेचुरली होता है। लेकिन जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ना, वो अपनी बॉडी में नेचुरली कुदरत ने दी हुई है। क्यों दी हुई है कि वो कब चालू होती है, तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, कि हमें कुछ भय लगा कि हम बैठे हुए हैं और टेररिस्ट आ गए, कि चोर आ गया, कि हमारे पीछे कुत्ता पड़ा, कि हम जू देखने गए हैं वहां शेर मिला। तो उस वक्त होता है कि हमारे में फियर उत्पन्न होता है। उस वक्त हमारी बॉडी में ब्रेन अचानक से सिंपैथेटिक सिस्टम को काम कराना शुरू कर देता है। उस वक्त हमारे मसल्स रिजिड हो जाता है, हमारा हार्ट ज्यादा पंपिंग करने लगता है, हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है और हमारे शरीर में कंपन पैदा होती है। ऐसे प्रोसीजर कुदरत ने नेचुरली एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी करनी है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, स्ट्रेस के बहुत बढ़ गया है कि भाई पढ़ाई का स्ट्रेस, एडमिशन का स्ट्रेस, नौकरी का स्ट्रेस, बिजनेसमैन है तो बिजनेस में भी कंपटीशन का स्ट्रेस है हर जगह। तो उसी स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी का क्या, वो सिंपैथेटिक पैरासिस्टम है ना, वो डाउन हो जाता है। और जो सिंपैथेटिक होता है, जो इमरजेंसी के वक्त काम आता है, वो पूरे दिन वैसे ज्यादा स्ट्रेस उत्पन्न करता है। और स्ट्रेस उत्पन्न करने की वजह से बॉडी में से क्या होता है कि ब्रेन में कॉर्टिसोल नाम का हॉर्मोन्स आता है, वो उसी का लेवल बढ़ जाता है। और कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। और ये इसीलिए हमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बैलेंस करना है। उनको बैलेंस करेंगे तो हमें अच्छी गहरी नींद ले पाएंगे। ये सब नींद की साइंटिफिक प्रोसीजर है। आयुर्वेद शास्त्र हाँ 10 मिनट्स ले लो। दीपाली को 10 ले लेने दीजिए, नहीं तो चलो मैं 5 मिनट्स में आपको नींद नहीं आने के और नींद न लेने से क्या नुकसान होता है वो बताती हूँ। तो आयुर्वेद शास्त्र में बताया है कि निंद्रा या मोह मूर्धाक्षी गौरव आलस्य जृंभिकाः अंगमर्द तत्रेष्टि स्वप्नः संवाहनानि च। नींद न लेने से हमें मोह उत्पन्न होता है, हमें सिरो गौरव, सिर भारी होता है, नेत्र गौरव होता है, आलस्य आता है, बॉडी में अंग मर्द यानी कि बॉडी में पेन होता है कि नींद न लेने वजह से ये सब नुकसान होता है। और गहरी नींद लेने से ये सब सिम्टम कम हो जाते हैं। तो नींद
आने के लिए घरगथ्थू उपाय क्या करना चाहिए वो सब मैं बताती हूँ। नींद ना आने के कई कारण होते हैं कि दिवा स्वप्न। पहले तो हम दिन में 3-4 घंटा सोएंगे तो रात को नींद नहीं आएगी, इसीलिए दिवा स्वप्न सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में 20 मिनट्स दिन में सोना है। चालू दिनों में हमें दिन में सोना नहीं है। दूसरा श्रेष्ठ औषध नींद का है व्यायाम। हम श्रम करोगे तो गहरी नींद अच्छे से आ जाएगी। तीसरा है हमारा शुद्ध आचरण। हम दिन भर शुद्ध आचरण करेंगे, वेद शास्त्र के बनाए के नियम अनुसार आचरण करेंगे तो स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होगा, तो नींद अच्छी आएगी। फिर सब गैजेट्स को रूम से दूर करेंगे। गैजेट्स शुड बी आउटसाइड द रूम। लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड वो सब हमारे रूम में नहीं रखेंगे। रूम को डार्क रखेंगे और कूल रखेंगे, इसी से नींद आएगी। और उपाय के बारे में मैं बताती हूँ। तो अगर नींद नहीं आती है तो रात को पैर में नारियल तेल या गाय के घी से पैर के तलवे में अभ्यंग यानी कि मसाज करना चाहिए। दूसरा उपाय है कि नाक में 2-2 ड्रॉप गाय के घी या कोई भी आयुर्वेदिक तेल के डालने चाहिए। तीसरा है स्नान करने सोना चाहिए, स्नान करके। ये सब मैं घरगथ्थू उपाय बता रही हूँ, बाद में औषध बता देती हूँ कि और चौथा उपाय है कि भाई रात को हमें अच्छे से लाइट ऑन लाइट ऑफ करके सोना चाहिए। और अभी मैं दूसरे घरगथ्थू उपाय बताती हूँ। तो दूध के साथ, गर्म दूध के साथ 1 चम्मच शहद लेने से गहरी नींद आती है। दूध में जाति फल चूर्ण यानी कि जायफल, उसको इंग्लिश में शायद मैं भूल गई इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वो जाति फल यानी कि जायफल नाम की एक औषधि आती है। वो दूध पाक खीर वगैरह में हम डालते हैं, तो उसी में को दूध में डालकर पीना चाहिए। दूध में खसखस आती है जो लड्डू के ऊपर लगाते हैं, खसखस डाल के सोने से गहरी नींद आती है। अभी रात औषधि बताती हूँ मैं। तो नींद आने के लिए नट हाँ नेट। हाँ नेटवर्क बोला जाता है। और औषधि क्या है, तो तगर नाम की एक औषधि आती है, वो श्रेष्ठ निंद्रा जनन औषधि है। अफीम यानी कि ओपियम आता है, वो निंद्रा जनन औषधि है। खसखस निंद्रा जनन है, जाति फल निंद्रा जनन है। अश्वगंधा भी का यूज भी हो सकते हैं। जटामांसी, ब्राह्मी, ये सब नींद लाने वाले आयुर्वेदीय नेचुरल औषधियां है कि ये नेचुरल औषधियों का प्रयोग करने से नींद आती है। तो अभी मैं टैबलेट बता देती हूँ कि कौन कौन सी टैबलेट आती है। तो तगर की टैबलेट आती है, कैप्सूल भी आती है, टैबलेट भी आती है। और दूसरी अश्वगंधा टैबलेट आती है, तो ब्राह्मी चूर्ण आता है, जटामांसी सिरप आता है, जटामांसी चूर्ण आता है, जटामांसी का तेल भी आता है, उसी को 2-2 ड्रॉप नाक में डालने चाहिए। शंख पुष्पी सिरप आता है, एनजी नाम की टैबलेट आती है, मेधावटी नाम की टैबलेट आती है। ये सब का प्रयोग करने से नींद अच्छी आती है। इनका डोज में देती हूँ। तो एडल्ट हो तो 2 गोली रात को लेनी है। अगर 16 साल के नीचे का बच्चा हो तो 1 गोली रात को देने की होती है। सिर में अभ्यंग करना चाहिए, पैरों में अभ्यंग करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। ये सब नींद लाने के लिए बताई है। और जो आजकल जो बाजार में स्लीपिंग पिल्स मिलती है एलोपैथी की, तो विलियम 2 मिलती है, डाइजेपाम मिलती है, लेकिन उनसे नींद तो आ जाती है, लेकिन नींद की क्वालिटी बिगड़ती है। और वो गोलियां खाने से हमारे बॉडी के किडनी, लिवर, पेनक्रियास, उन सबको नुकसान होता है। कभी कभी नींद की गोली लेने से इंसुलिन बनना भी बंद हो जाता है, और वो इंसुलिन बंद हो जाएगा तो हमें डायबिटीज के पेशेंट हो जाएगी। क्योंकि इंसुलिन का क्या काम है कि इंसुलिन एक दरवाजे की तरह काम करता है। सेल में जो अपने बॉडी के सेल्स होते हैं उसी में शुगर को वो सेल का दरवाजा स्टिमुलेट करता है और शुगर को सेल में चले जाना होता है। इसीलिए गहरी नींद न लेने की वजह से कभी कभी डायबिटीज भी हो जाता है।
ऐसे तो नींद के बारे में कई सारे प्रयोग आयुर्वेद शास्त्र में बताए गए हैं, लेकिन अभी यहाँ समय की मर्यादा है, इसीलिए आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सबकी नींद भी अच्छी रहे, और योगा, मेडिटेशन, वो ध्यान प्राणायाम करने से शायद हमारी और हमारे ब्रेन में वेव्स होते हैं कि भाई हम सोते हैं, अभी मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ तो मेरे ब्रेन में कौन से वेव चल रहे हैं, अभी मेरा जो ईईजी निकालो, इलेक्ट्रो एनकेफेलोग्राम, तो उसी में बीटा वेव्स मैक्सिमम आएगी, क्योंकि हम जो एक्टिव होते हैं, बातचीत करते हैं, तो बीटा वेव्स बढ़ जाती है। जो हम नींद में जाते हैं तो उस वक्त थीटा वेव्स में ब्रेन चला जाता है, और थीटा वेव्स में धीरे धीरे जाने से थीटा में से गहरी नींद आती है, तब हमारे ब्रेन डेल्टा वेव्स में चला जाता है। और जो हम कभी वो कंसंट्रेशन या ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते वक्त हमारा जो ब्रेन है उसी में से गाबा नाम का एक केमिकल सब्सटेंस उत्पन्न होता है, तो वो गामा वेव्स होती है, वो उस वक्त हमारा ब्रेन गामा वेव्स में चला जाता है। और जो हम ब्रेक लेते हैं एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, ब्रेन धीरे धीरे अल्फा वेव में जाता है, और धीमे धीमे अल्फा में से थीटा में जाता है, थीटा में से डेल्टा वेव्स में जाता है। इस तरह हमारे ब्रेन के वेव्स में भी शायद ये ध्यान प्राणायाम करने से हैप्पीनेस या कूल या कहीं अच्छे रसायन उत्पन्न होते हैं, इसीलिए भगवान तो आनंद देता है, ऐसा मैंने ध्यान में सुना है, लेकिन साइंटिफिकली भी ऐसी प्रोसेस होती है हमारे ब्रेन में, तो आनंद उत्पन्न होता है। अभी समय की मर्यादा है, इसलिए मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करती हूँ। आप सबने मुझे सुना, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सभी को सादर नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तो अभी अरुणा जी ने लगभग मेडिकल फील्ड का आप सबको बताया। मुझे जहाँ तक याद है अरुणा जी, आप सेक्टर 22 या वहाँ पे रहते हैं ना, गांधीनगर में। सेक्टर 23 में मेरा निवास स्थान है। हाँ, 23 में रहती हैं। हाँ, 23 में। हाँ, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आपके बेटे को मैंने पढ़ाया है स्कूल में, हिलवुड स्कूल अच्छा, में। हाँ, कर्ष पटेल नाम है मेरे बेटे का। हाँ हाँ, हाँ हाँ, मैंने उसको पढ़ाया है, और ये हाँ बात हाँ लगभग 23-24 साल पहले की है। हाँ 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 हाँ, वो भी फॉरेन में है। हाँ हाँ, हाँ हाँ अच्छा था वो भी पढ़ाई में। और हाँ, अच्छा मुझे है। आप हाँ अभी तक याद हैं। मैं आपसे हाँ सिर्फ हाँ पेरेंट टीचर मीटिंग में मिलती थी, लेकिन मुझे आप याद हैं, और आप हाँ हाँ डॉक्टर हैं, हाँ मुझे वो भी याद है। हाँ हाँ हाँ, थैंक अच्छा यू, लगा आपसे थैंक यू, मिलके। थैंक यू। हाँ हाँ तो देखिए, अरुणा जी ने ना मेडिकल फील्ड की बात की। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने माता पिता या किसी को डॉक्टर के पास लेकर के गए होंगे, है ना। तो जब हम डॉक्टर के पास किसी अपने को लेके जाते हैं, और जिस व्यक्ति को हम लेकर के गए हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, वो बोल पाने की, तो डॉक्टर हमसे पूछते हैं कि इनको क्या हुआ है, इनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ये कौन कौन सी दवा लेते हैं, इनका शुगर कैसा रहता है, बीपी कैसा रहता है, ये सारी बातें डॉक्टर हमसे पूछते हैं। मुझे क्यों एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अपने माता पिता को डॉक्टर के पास इमरजेंसी में लेकर के गई हूँ। तो कई सारे डॉक्टर आएंगे, बार बार रिपीट कर करके हमसे पूछते हैं कि इनको क्या क्या है, इनकी हिस्ट्री बताइए, ये कौन कौन सी दवा ले रहे हैं, ये सारी बातें वो पूछते हैं, थायराइड है कि नहीं है, ये सब पूछते हैं। और फिर उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। वो भी अपने तरफ से डायग्नोस करते हैं, लेकिन जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है ना, उसके लिए वो जानकारी परिवार वालों से लेते हैं। अगर वो हम ठीक से उनको जानकारी नहीं दे पाए, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि वो कौन सी दवा ले रहे हैं। मान लो कि सामने वाले व्यक्ति को, जिसके साथ हम गए हैं, उसको शुगर है, उसको डायबिटीज है,
और हमें पता नहीं है, हमने डॉक्टर को बताया नहीं कि इसको डायबिटीज है और वो बेभान कंडीशन में है, तो सबसे पहले क्या करेगा डॉक्टर, उसको ग्लूकोज चढ़ाना शुरू कर देगा। और ग्लूकोज चढ़ाने से क्या होगा, डायबिटीज एक तो उस पर शुगर एकदम से शूट अप होगा, तो व्यक्ति के जो हालत है वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे हम अपने परिवार वालों का, एक तो हम अपने जितने भी बड़े हैं उनकी जानकारी हम रखें कि इनको क्या क्या बीमारी है, ये क्या क्या दवा लेते हैं, शुगर बीपी आदि का हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो चलो परिवार वालों का तो हमको समझ में आता है कि उनकी जानकारी हमें हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे जीवन में जिनकी हमें जानकारी होना आवश्यक है। वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं ये जो ब्रह्मचारी और सन्यासी होते हैं ना, ये लोग। आप दर्शन योग धाम, रोजड़ आदि जाते हैं ना, वहां पे आपने ब्रह्मचारी देखे होंगे, ये जो ब्रह्मचारी पढ़ते हैं। फिर वहां पे आपने सन्यासी भी देखे होंगे, ये जो सन्यासी लोग हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी शांतानंद जी हैं, ये सारे जो हैं। तो अब ये जो लोग हैं जो ब्रह्मचारी अपना घर छोड़ करके आ गए हैं, इनका मेडिकल रिपोर्ट कौन रखता है? इनका मेडिकल रिपोर्ट तो कोई नहीं रखता ना, किसी को भी नहीं पता होता कि इनको क्या बीमारी है क्या नहीं है। अब जो भी शरीर है, ये जो मानव शरीर है, इसमें कोई ना कोई बीमारी तो रहती ही है। एकदम स्वस्थ तो आप पूरे जीवन नहीं रह सकते, तो कुछ ना कुछ तो उनको भी तकलीफ होती होगी। जो सन्यासी आदि हैं, उनका मेडिकल रिपोर्ट कौन रखेगा? सन्यासियों का मेडिकल रिपोर्ट ब्रह्मचारी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि भाई वो हमसे बड़े हैं, हम इनका मेडिकल रिपोर्ट रख करके क्या करेंगे। ब्रह्मचारियों का मेडिकल रिपोर्ट कोई नहीं रखता। सन्यासी एक दूसरे का मेडिकल रिपोर्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि वो वैरागी होते हैं, उनको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो उनके मेडिकल रिपोर्ट रखने की जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी हमारी है। जो सन्यासी हमें पढ़ा रहे हैं, जो ब्रह्मचारी समाज कल्याण में आगे लगने वाले हैं, उनके बारे में जानकारी किसको रखनी चाहिए? हमको रखनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी हेल्थ की भी चिंता करें। हम दान तो देते हैं, हम पैसे से तो उनका करते ही हैं, हम दान देते हैं, हम उनको अपने घर पे बुलाते हैं, हम उनको भोजन आदि कराते हैं, लेकिन इतना ठीक, बस इतना करके ठीक नहीं है। इन लोगों की ये जो जिम्मेदारी है ना, ये हमको लेनी पड़ेगी। कम से कम हम किसी एक सन्यासी या एक ब्रह्मचारी की तो जिम्मेदारी ले लें। क्या जिम्मेदारी लें? हम उनसे पूछें। मान लीजिए कि स्वामी विवेकानंद जी हैं, या स्वामी शांतानंद जी हैं, या स्वामी वेदपति जी हैं, या स्वामी ब्रह्मवेदानंद जी हैं, जो भी सन्यासी को आप जानते हैं, आप उनसे कहें कि स्वामी जी, आप अपना हमको मेडिकल रिपोर्ट बता दो। क्या आपको बीपी है? क्या आपको शुगर है? क्या आपको थायराइड है? आपका कोई बाईपास सर्जरी वगैरह हुई है क्या? आप कौन कौन सी दवा लेते हैं, आप हमको बता दीजिए। क्यों बता दीजिए? कल को मान लीजिए कि आप कहीं पर हैं और आपकी तबीयत खराब हो गई, तो कम से कम एक किसी को तो पता होगा कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। हम डॉक्टर को तो बता पाएंगे कि इनको ऐसा ऐसा है, तो आपका ट्रीटमेंट सही चल सकेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उनका अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक से चलेगा तो उनके बचने की संभावना अधिक हो जाएगी। अब मान लीजिए किसी सन्यासी को एकदम से कोई तकलीफ हो गई, उसका तो आगे पीछे का किसी को पता ही नहीं है, तो डॉक्टर जब पूछेगा कि इनको क्या क्या बीमारी है, और मौन बन करके उनके साथ जो असिस्टेंट गया है, केयर टेकर जो गया है, मौन बन करके खड़ा रहेगा, तो क्या फायदा होगा? तो इनकी इस प्रकार की जिम्मेदारी लेना भी हमारा कर्तव्य है। एक किसी सन्यासी या एक किसी ब्रह्मचारी की हम जिम्मेदारी ले लें। कई बार ऐसा होता है कि हम उनसे ये भी नहीं पूछते कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप बीमार हैं नहीं हैं, आपको कुछ आवश्यकता है, आपको कोई ब्लड टेस्ट कराना है, ये भी हम नहीं पूछते हैं उनसे। तो उनकी हेल्थ, उनका जो स्वास्थ्य है ना, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है, हमको उसका भी ध्यान रखना चाहिए।
कल को अगर उन्हें कुछ होता है तो हमें पता हो कि उनको क्या हुआ है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, तो हम डॉक्टर को बता सकें। दूसरा, हमें उनके फाइनेंशियल जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। फाइनेंशियल जिम्मेदारी का अर्थ क्या है? कुछ लोग इकट्ठे हो करके हर महीने बैंक में कुछ पैसा जमा करते रहें। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें कुछ लोग इकट्ठे हो करके। ये पैसा मैं स्वामी शांतानंद जी के नाम पे जमा कर रही हूँ, या फिर ये पैसा मैं स्वामी वेदपति जी के नाम पे जमा कर रही हूँ। तो जब जरूरत होगी तो एकदम से प्रेशर नहीं आएगा। वो हमारा जो पैसा हमने इकट्ठा किया है ना, वो उस समय पे काम आ सकता है। तो इस बात पे थोड़ा विचार करिएगा कि हमें इन लोगों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ये लोग तो अपना घर बार छोड़ करके आ गए हैं। ये जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, ये लोग अपना घर बार छोड़ करके आ गए हैं। इनका कोई आगे पीछे नहीं है। सन्यासियों के लिए कहा जाता है कि पूरा संसार उनका परिवार है। तो जब हम उनका परिवार हैं तो उनकी जिम्मेदारी उठाना भी तो हमारा कर्तव्य है ना। तो हम उनसे ये सारी भावना भी जोड़ करके रखें। हम कभी कभी थोड़े रूखे हो जाते हैं, हम उनसे पूछते ही नहीं हैं। एक बार एक सन्यासी थे, वो कह रहे थे, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ ना, मुझसे कोई नहीं पूछता कि डॉक्टर ने क्या कहा या आपकी रिपोर्ट क्या आई, कोई मुझसे नहीं पूछता। सोचिए कैसा लगे। मुझे याद है जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो अपने इस ग्रुप में से कुछ लोग मुझे मिलने आए, मुझे मैसेज भी आते थे। फिर जब क्लास लेना शुरू किया तब भी किसी ने पूछा, तो अच्छा लगता है ना कि हाँ भाई हमारी कोई केयर कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझसे कोई नहीं पूछता कि आपको डॉक्टर ने क्या कहा, आपका क्या रिपोर्ट आई, कोई नहीं पूछता। तो हम इतने इनह्यूमन ना हो जाए, हमारे अंदर की जो मानवता है ना, वो नहीं खत्म होनी चाहिए। हम पूछें उन लोगों से। मुझे एक बार स्वामी वेदपति जी, वो तो मुझसे एज में शायद छोटे ही होंगे और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं हैं, वो अपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सेक्टर 22 में है, वहां पे एडमिट हुए थे। काफी साल पहले की बात है। तो उस समय हम उनकी सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे क्या कहा था, आप माँ की तरह सेवा करती हैं, आप जो हैं बिल्कुल माँ की तरह ध्यान रखती हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। उस समय मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी ये मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट था। हम जितनी भी स्त्रियां हैं ना, कहते हैं कि स्त्रियों का गहना क्या होता है, लज्जा जो है वो स्त्री का गहना होता है। पर मुझे ये लगता है स्त्री का बहुत बड़ा गहना क्या है, वो है ममता। जो हमको बाय डिफॉल्ट ईश्वर ने ये जो ममता दी है ना, ये बहुत बड़ा गुण है हमारे अंदर। तो ये ममता केवल हम अपने बच्चों तक ही सीमित नहीं रखें, सिर्फ अपने बच्चों की ही केयर नहीं करें, हम सबकी केयर करें। हमारे अंदर का वो स्त्रीत्व जो है, वो जो ममत्व है, वो दिखना चाहिए कि भाई ये मेरी माँ की तरह है। कितना अच्छा लगता है ना, ये जो माँ और बच्चे वाला जो भाव होता है, ये सबसे सुंदर भाव होता है। क्योंकि अन्य सभी संबंधों की अपेक्षा इस भाव में स्वार्थ बहुत कम होता है। माँ जो होती है ना, उसका भी स्वार्थ है अपने बच्चे के प्रति, पर अन्यों की अपेक्षा बहुत कम होता है। बच्चे को थोड़ा भी कुछ होगा ना तो माँ को नींद नहीं आती है। वो देखती है कि जब तक मेरा बच्चा एकदम ठीक नहीं हो जाए ना, तब तक वो बेचैन रहती है। तो हम जितनी भी स्त्रियां हैं, हमको ईश्वर ने ये गुण दिया है, तो इस गुण का हम प्रचार करें, प्रचार प्रसार होना चाहिए। यानी अन्यों को के साथ भी एक वो ममता वाला संबंध हमारा बनना चाहिए। और जितने पुरुष हैं वो सिर्फ अपने बच्चों की रक्षा के लिए ना कमाए, वो इन सन्यासियों के लिए, इन ब्रह्मचारियों के भी पिता बन करके रहें, इनकी भी रक्षा में लग जाएं। तो मैं यही आप लोगों से एक अपेक्षा रखती हूँ कि कम से कम आप एक सन्यासी का जिम्मेदारी लें। कम से कम एक ब्रह्मचारी अथवा कोई ऐसा वानप्रस्थी है जिसके बेटे आदि ना हो, जिसने पूरी तरह से घर छोड़ दिया हो, उसकी जिम्मेदारी ले लें। उनका एक रिकॉर्ड रखें कि भाई ये कौन कौन सी दवा लेते हैं, पास में इनको क्या क्या बीमारी हो चुकी है, ये सारा रिकॉर्ड अपने पास रखें और बता भी दें कि मैंने फलाने सन्यासी की जिम्मेदारी ले रखी है। तो इससे क्या होगा, जब उनको कुछ होगा तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं।
मान लीजिए जैसे जैसे अंजना माता जी हैं, इन्होंने कहा कि मैं रोजर वाले जो दिनेश जी हैं कि मैं इनकी जिम्मेदारी लेती हूँ। तो अब दिनेश जी को अगर कुछ होता है तो अंजना माता जी को कांटेक्ट करेंगे कि अंजना माता जी, दिनेश जी कौन कौन सी दवा ले रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, क्या डॉक्टर ने इनको बोल रखा है। तो इससे इजी हो जाएगा, भले वो कहीं पे भी होंगे लेकिन फोन से कांटेक्ट करके हमें पता चल जाएगा कि क्या आगे करना है। तो करेंगे ऐसा कि नहीं? करेंगे। हाँ, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जैसे अपने बच्चों से हमें उम्मीद होती है ना, अपने बच्चों से हम क्या अपेक्षा रखते हैं कि ये भविष्य में हमारा ध्यान रखेंगे। और उसी उम्मीद से रख करके हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो इसी प्रकार से ये जितने भी ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, ये भी हमारे जीवन में कल्याण कर रहे हैं। हम कल जहां थे आज उससे हम बहुत आगे हैं। क्यों हम आगे हैं? इन्हीं के कारण। ये हमें जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं उससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है ना, तो इनका भी रक्षा करना ये हमारा दायित्व है। तो ये दायित्व हम उठाएं, इन लोगों का ध्यान रखें, इनका खान पान, धन आदि सबसे हम इनकी सेवा अवश्य करें। बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। अपने बच्चों की सेवा तो हर कोई करता है। जानवर का भी बच्चा जब पैदा होता है ना, गाय भैंस कुत्ते आदि के भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो जानवर भी अपने बच्चे की केयर करते हैं। तो अपने बच्चे की केयर करना तो बहुत कॉमन है, लेकिन दूसरे की केयर करना बहुत डिफिकल्ट है और उसको करने में और अधिक पुण्य मिलता है। तो एक जो परोपकार की भावना है, एक जो सेवा की भावना है, वो हम अपने अंदर जगाएं। अपने परिवार वालों का भी पूरा ट्रैक रखें। मेरे पिताजी को 1-2 साल, लगभग 1.5 साल पहले अचानक से नाक में से खून आना शुरू हुआ और वो खून रुक ही नहीं रहा था, बहुत थक्के के थक्के खून निकल रहा था। हम ऑल ऑफ अ सडन उनको लेकर के गए ईएनटी के पास। तो ईएनटी के पास जाकर के जब पहले तो उनका वो खून वून रोकने का सब ट्रीटमेंट चला, फिर उन्होंने पूछा कि कौन कौन सी दवा खा रहे हैं, खून पतला करने की दवा खा रहे हैं क्या? तो मेरी माताजी को नहीं पता था, पर मैं साथ में थी, मुझे पता था। तो मैंने हाल बोला। माताजी ने पहले मना कर दिया कि नहीं, ऐसी तो कोई दवा नहीं खा रहे, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था। मैंने कहा नहीं, ये दवा ले रहे हैं जो खून पतला करने की है। डॉक्टर ने कहा वो दवा बंद कर दो। अब अगर हमें ये जानकारी नहीं होगी, हम डॉक्टर को नहीं बताएंगे, तो क्या होगा? वो दवा कंटिन्यू रहेगी और जो प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम आई है, उसका सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। तो अपने परिवार वालों का भी हम ट्रैक रखें कि उनको क्या बीमारी हो रही है, कौन सी दवा वो लेते हैं। इसी प्रकार से ये ब्रह्मचारी आदि जो हैं, उनका भी हम ट्रैक रखें। उनका ट्रैक रखेंगे तो पुण्य मिलेगा, उनकी सेवा करेंगे तो पुण्य मिलेगा, खुशी मिलेगी एक अंदर से। तो हम सब एक परिवार की तरह रहें ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो प्रण लीजिए कि हमको इनकी सेवा करनी है। बीच बीच में जाकर के उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, कभी कभी जाइए वहां पर, बात करिए तो उनको भी लगे हाँ भाई हमारा कोई है। ऐसे ही छोड़ नहीं देना है। उन्होंने घर छोड़ा है, हमने तो नहीं छोड़ा ना, हमारे अंदर तो है ना वो राग वाला संबंध। तो हम उनके प्रति प्रेम भाव रखें, सेवा भाव रखें। ठीक है, ईश्वर ने हमको इसी के लिए बनाया है। अभी पिछली एक क्लास में मैंने कहा था, परोपकार करने के लिए पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है। मेरे यहाँ बिजली चली गई है, थोड़ा अंधेरा हो गया है, क्षमा करेंगे। तो परोपकार एक ऐसी चीज है ना जो फ्री में हो जाती है। किसी से प्यार से बात कर लीजिए, आपकी तबीयत कैसी है, हाथ पैर दबा दें, सिर दबा दें, 1 रुपया नहीं लगा और एक आपने अच्छा कर्म कर लिया। तो अच्छी चीजों में ना खर्चा कम है और खराब चीजों में खर्चा ज्यादा है। बड़े बड़े बंगले बनाएंगे ना तो उसमें हिंसा अधिक होगी। जितना ज्यादा भोग होगा ना उतना हिंसा अधिक होती है, और जितना ज्यादा भोग है उतना ही खर्चा अधिक है। तो भोगों में, हिंसा करने में खर्चा भी है और कोई अच्छा फल मिलने वाला नहीं है। और अच्छे काम करने में खर्चा कम है
और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो परोपकारी बने, सेवा करने वाले बने, अंदर ममता जगा करके रखें, सबका हालचाल पूछते रहें, तो हम मानव कहलाएंगे। और सिर्फ अपने तक सीमित रहेंगे तो हम जानवर की कैटेगरी में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा समय भी यहाँ हो रहा है। अगर किसी को कोई आध्यात्मिक शंका हो तो पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास 2 मिनट हैं। अरुणा माता जी ने निद्रा के बारे में बात की। तो मूल रूप से तो रजोगुण जब हावी हो जाता है तो फिर निद्रा आनी बंद हो जाती है। सत्वगुण और तमोगुण जब 2 मिलते हैं ना, तब नींद अच्छी आती है। योग दर्शन में बताया कि जो निद्रा है वो तमोगुण प्रधान होती है, और उसमें भी तम के साथ जब सत्व भी थोड़ा मिल जाता है तो निद्रा बहुत अच्छी होती है। और तम के साथ जब रजोगुण मिल जाता है तो फिर बेचैनी वाली निद्रा हो जाती है। तो अपने सत्व गुण को प्रधान रखें। जब शरीर थक जाएगा, बुद्धि थक जाएगी, तो तमोगुण प्रधान होगा, फिर अच्छी नींद आने लगेगी। अभी ना तो बुद्धि से श्रम कर रहे हैं ना शरीर से श्रम कर रहे हैं। पूरे दिन बैठ करके बस इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक यही चलता रहता, तो नींद कहाँ से आएगी। तो आध्यात्मिक बने, शांत रखें अपने चित्त को, नींद अच्छी आएगी। अच्छी नींद आने से दिन अच्छा जाता है, और नींद अगर रात को अच्छी नहीं आई तो पूरा दिन सत्यानाश हो जाता है। पेट खराब हो जाता है, डाइजेशन पूरा खराब हो जाता है, फिर कहीं मन नहीं लगता है, भारी भारी सा लगेगा, चिड़चिड़ापन आएगा। तो सात्विक बने, परोपकारी बने, सेवा भावी बने, ममता अपने अंदर की जगा करके रखें। ठीक है, चलिए, तो अब अगले गुरुवार मिलेंगे, और कल रात को 9 से 10 हमारी न्याय की कक्षा चलेगी, उसमें भी आइएगा। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। वो लेफ्ट हो गए। दीपिका जी, संतोष चचान संतोष माता जी। जी करवा दें। चलिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरुषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। दंडी स्वामी गुरु विरजानंद की जय। युग प्रवर्तक स्वामी दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चौबीरा श्री कृष्ण चंद्र की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो। आर्य समाज अमर रहे। देश की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रवंतो विश्व आर्यम प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्कार। सबको नमस्ते।